Hello students, in this video we'll discuss chapter number 6, Life in the Sultanate period. So student, in this video we'll discuss about trade, administration, society, etc. of Sultanate period. Student will start video with gadget section. A very nice story, a very interesting anecdote is given in gadget section. So Ghiyasuddin Tughlaq. Who was Ghiyasuddin Tughlaq? First ruler of Tughlaq dynasty. Tughlaq dynasty के पहले रूलर थे घियासुद्दीन तुगलक। और ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। किसको पसंद नहीं करते थे? ख्वाजा हजरत निज़ामुद्दीन औलिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे घियासुद्दीन तुगलक, जो कि एक फेमस सेंट थे। कौन? ख्वाजा हजरत निज़ामुद्दीन औलिया एक सेंट थे, साधु थे। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। कौन? घियासुद्दीन तुगलक, जो कि थे तुगलक डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर। ठीक है। अब भाई हमारे जो हिंदूज के जो सेंट होते हैं हम उन्हें साधु बोलते हैं। ठीक है, पर ये मुस्लिम सेंट थे। वंस देयर वॉज र्यूमर, एक बार र्यूमर आया कि बंगाल एक्सपीडिशन से वापस आएंगे घियासुद्दीन तुगलक और फिर वो परसिक्यूट कर देंगे जिस जगह निज़ामुद्दीन औलिया रह रहे हैं उनको उस जगह से निकाल देंगे। इट वॉज र्यूमर, ये अफवाह थी, पता नहीं ये रियलिटी था नहीं था, पर ऐसी अफवाहें लोगों के पास आई, उन्होंने सुनी। तो जितने भी लोग थे जो निज़ामुद्दीन को पसंद करते थे, उनके जो फॉलोअर्स थे वो उनके पास आए और कहा कि ऐसा है कि जैसे घियासुद्दीन तुगलक बंगाल से आएंगे और वो आपको यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने क्या कहा, सुनो ध्यान से। ही सेड हुनूज दिल्ली दूरस्त, इसका मीनिंग होता है दिल्ली इज स्टिल फार अवे, दिल्ली अभी बहुत दूर है। हिज प्रोफेसी कम ट्रू, और उन्होंने जो भी कहा था वो सच हो गया और घियासुद्दीन की डेथ दिल्ली पहुंचने से पहले ही हो गई। ठीक हुई बात? फिर से स्टोरी सुनो। घियासुद्दीन तुगलक थे तुगलक डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर, और जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया थे ये एक सेंट थे। ठीक है, और जो तुगलक थे वो हज़रत निज़ामुद्दीन को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो हुआ क्या, एक बार ऐसा र्यूमर था कि एक एक्सपीडिशन के लिए बंगाल गए थे घियासुद्दीन तुगलक। वहाँ से वापस आते टाइम ऐसा उनके लोगों ने र्यूमर सुना कि वो जैसे ही दिल्ली पहुँचेंगे तो दिल्ली पहुँचते ही वो क्या करेंगे, किसको बाहर निकाल देंगे? निज़ामुद्दीन औलिया को दिल्ली से बाहर निकाल देंगे। जैसे ही बंगाल से दिल्ली पहुँचेंगे और वो निज़ामुद्दीन को दिल्ली से बाहर निकाल देंगे। तो जो भी फॉलोअर्स थे निज़ामुद्दीन के वो बड़े टेंशन में आ गए। उन्होंने अपने जो मास्टर थे या जो निज़ामुद्दीन थे उनसे बोला भाई कि ऐसा होने वाला है। तो निज़ामुद्दीन ने क्या जवाब दिया, फिर से सुनो। हुनूज दिल्ली दूरस्त मीन्स दिल्ली इज स्टिल फार अवे, दिल्ली अभी बहुत दूर है। और उनकी बात सही हुई, घियासुद्दीन दिल्ली नहीं पहुंच पाया, उसके पहले ही उसकी डेथ हो गई। ठीक है स्टूडेंट, जब से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ इंडिया में, यहाँ से एक न्यू चैप्टर बिगिन हुआ इंडिया की हिस्ट्री में। द दिल्ली सल्तनत मार्क द बिगिनिंग ऑफ न्यू चैप्टर इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का एक नया अध्याय, नया चैप्टर शुरू हुआ विद द एडवेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। जितने भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस थे उन्होंने कंबाइन किया हमारे ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर के साथ और एक नई सोसाइटी, रिलीजन और आर्ट लेकर आए। ठीक है, क्या हुआ बच्चा, जितने भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस थे वो कंबाइन किए ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर के साथ और सोसाइटी को, रिलीजन को, आर्ट को एक नया शेप मिल गया। अब हम देखेंगे सोसाइटी कैसी थी। देयर वर 4 सोशल ग्रुप्स इन सल्तनत पीरियड, दे वर एज फॉलो। सल्तनत पीरियड में 4 सोशल ग्रुप हुआ करते थे। पढ़ेंगे हम वन बाय वन। सो स्टूडेंट, वन मोर टाइम आई वांट टू टेल यू व्हाट 4 social groups were there in Sultanate period. First was aristocracy. It was the ruling class and hence very powerful. Aristocracy क्या थी बच्चा? रूलिंग क्लास थी, इसलिए बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। इसमें कौन कौन लोग आते थे एरिस्टोक्रेसी में? सुल्तान, हिज फैमिली मेंबर्स, नॉबल्स, हिंदू प्रीस्ट, लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, तो कौन कौन आता था? सुल्तान, उसकी फैमिली, नॉवल, हिंदू प्रीस्ट और ज़मींदार, लैंड होल्डर्स, लैंडलॉर्ड्स। बड़े बड़े जो लैंड होल्डर्स होते थे वो सब इसके एरिस्टोक्रेसी के अंदर आते थे। सुल्तान वॉज द सेंटर ऑफ द पावर, और सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती थी? सुल्तान के पास होती थी। द कुतबा वॉज रीड इन हिज नेम टू एक्नोलॉज हिज पोजिशन एंड पावर। सो स्टूडेंट, बिफोर गोइंग अहेड, फर्स्ट टू नो अबाउट खुतबा। खुतबा क्या है पहले वो सुनो। A sermon read
इन द नेम ऑफ किंग, वो सरमन जो किसके नाम पे पढ़ाया जाए, किंग के नाम पे पढ़ा जाए, और जिसमें इस बात को एम्फिसाइज किया गया हो कि किंग को रूल करने की पावर है, वो रूल कर सकता है। फिर से सरमन रेड इन द नेम ऑफ द किंग एम्फिसाइजिंग हिज राइट टू रूल, कि वो रूल कर सकता है। उसके नाम पे जो सरमन पढ़ा जाएगा उसे क्या कहा गया बच्चा, खुतबा। ठीक है, तो खुतबे पढ़े जाते थे किंग के नाम से टू एक्नॉलेज हिज पोजीशन एंड पावर, उसकी पावर को एक्नॉलेज करने के लिए, उसके पोजीशन को एक्नॉलेज करने के लिए उसके नाम से खुतबे पढ़े जाते थे। ठीक है, खुतबा क्या होता है, सरमन, है ना, जो कि स्पेशली किसके लिए है, वो उस टाइम में हो रहा है, वो किंग के लिए हो रहा है, सो दैट एवरीबडी एक्नॉलेज द पावर ऑफ द किंग। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट क्लास में क्या थी, एरिस्टोक्रेसी, फर्स्ट क्लास एरिस्टोक्रेसी, सेकेंड क्लास प्रीस्ट, the Brahmins among the Hindus and ulema among the Muslim, Muslims के उलेमास, हिंदूज के ब्राह्मण्स, जो रिलीजियस मैटर देखते थे, उनके बारे में एडवाइस करते थे सुल्तान को। जितने भी इम्पोर्टेंट रिलीजियस इश्यूज होंगे, देखो रिलीजियस इश्यूज तो जहाँ पर एक रिलीजन होगा या दो रिलीजन होंगे या मल्टी रिलीजन होंगे, हमेशा रिलीजियस इश्यूज आएंगे, और उन रिलीजियस इश्यूज के रिगार्ड में एडवाइस करते थे सुल्तान को। कौन बच्चा, अगर हिंदूज का मैटर है तो ब्राह्मण्स, मुस्लिम्स का मैटर है तो उलेमा। ठीक है, तो प्रीस्ट में कौन आएंगे बच्चा, उलेमाज एंड ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स among the Hindus, ulemas among the Muslims, looked after the religious matter, religious matter में जो भी डिसीजंस लेंगे होंगे वो हिंदूज और उलेमास लेंगे, और एज एंड व्हेन दे कैन ऑल्सो गिव देयर एडवाइस टू सुल्तान्स। चलो, फर्स्ट इज एरिस्टोक्रेसी, सेकेंड प्रीस्ट, थर्ड टाउन्स पीपल, जितने भी मर्चेंट होंगे, ट्रेडर्स होंगे, आर्टिशंस होंगे, who lived in the towns, merchants, traders and artisans who lived in the town. The goods made by artisan and craftsperson were sold both within and within and outside the country. See, who is town people? Merchant, ट्रेडर, आर्टिशन, दे आर टाउन पीपल। वट एवर गुड दे आर मेकिंग, जो भी ये सामान बना रहे हैं वो कंट्री में भी सेल आउट होगा और कंट्री के बाहर भी सेल आउट होगा। आफ्टर दैट फोर्थ क्लास, फर्स्ट क्लास थी आर्टिशन एरिस्टोक्रेसी, सेकेंड थी प्रीस्ट, थर्ड थी टाउन पीपल एंड फोर्थ वन इज पीजेंट्स। अब जो पीजेंट्स थे वो कहाँ रहते थे बच्चा, विलेजेस में। टाउन पीपल रहेंगे टाउन्स में, और जो पीजेंट्स थे वो कहाँ रहेंगे बच्चा, विलेजेस में, है ना। दे हैड टू पे मेनी टैक्सेस, जितने भी पीजेंट्स होते थे बच्चा उन्हें टैक्स देना पड़ता था, बिकॉज दैट टाइम द ओनली सोर्स फॉर द किंग इज रेवेन्यू ऑन लैंड एंड रेवेन्यू फ्रॉम टैक्स। टैक्स वो कहाँ पर पीजेंट्स के ऊपर लगा दें तो वो विलेज से उनकी इनकम हो गई, अगर वो ट्रेड के ऊपर लगा दें तो सिटीज़ से उनकी इनकम हो गई। इसके अलावा तो बड़ी बड़ी कंपनीज इनके पास होती नहीं थी। चलो, तो द पीजेंट्स लिव्ड इन विलेज, पीजेंट्स कहाँ रहते थे, विलेजेस में रहते थे, उन्हें टैक्सेस पे करना पड़ता था बहुत सारे। Most peasants were very poor and struggled to make their ends meet. Basic needs भी वो अपनी पूरी नहीं कर पाते थे, या कर पाते थे तो बहुत स्ट्रगल के बाद, और वो बहुत ज़्यादा पुअर थे। A change of ruler or dynasty had little effect on their lifestyle. रूलर आए जाए, डायनेस्टी बदलें डायनेस्टी रहें, इससे इनके लाइफ स्टाइल पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता था। ठीक, कोई बात। तो पीजेंट्स कहाँ मिलेंगे आपको, विलेजेस में मिलेंगे, उन्हें बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे, और बहुत सारे मैक्सिमम जो पीजेंट्स होते थे वो बहुत पुअर होते थे। तो फोर्थ क्लासेस में, फर्स्ट क्लास में आप क्या लिखोगे, एरिस्टोक्रेसी। ठीक, कोई बात। सेकेंड है आपका प्रीस्ट, थर्ड इज टाउन्स पीपल, फोर्थ पीजेंट्स। ठीक, कोई बात। चलो, ये चारों याद रखना। And students in the Sultanate period, the caste system that prevailed among the Hindus was extremely rigid. बेटा सल्तनत पीरियड में जो हिंदूज थे उनमें जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा रिजिड था। ठीक है, रिजिड मीन्स कि उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर आप ब्राह्मण के बच्चे हो तो आप ब्राह्मण ही हो, अगर आप किसी शूद्र के यहाँ बॉर्न हुए हो तो आप शूद्री हो। बहुत रिजिड सिस्टम था, कस्टम ट्रेडिशन बिल्कुल डिफरेंट थे, किसी भी अदर कास्ट में मैरिज करना अलाउड नहीं था। प्रैक्टिस, अच्छा, ये कास्ट सिस्टम तो रिजिड था, ये तो एक फ्लॉन था ही उस टाइम हिंदू रिलीजन के बीच में। उसके अलावा और भी फ्लॉन्स थे, जैसे चाइल्ड मैरिज, छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दिया जाती थी। सती प्रथा, सती प्रथा मतलब
हस्बैंड की डेथ के बाद उसकी जो डेड बॉडी होगी उस पर बैठ के ही उसकी लाइफ, मतलब जो उसकी जिंदी औरत है, विमेन है, उसकी जो वाइफ है उसको जला दिया जाता था डेड हस्बैंड के साथ। लाइफ वाइफ को बैठकर जला देना ही क्या होता है, सती प्रथा। ठीक हुई बात, समझ में आई? जब जब किसी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाएगी, जब किसी औरत के हस्बैंड की डेथ हो जाएगी तो फ्यूनरल फंक्शन होगा। तो उस फ्यूनरल फंक्शन में क्या होता था, वो जो लेडी जो उस हस्बैंड की वाइफ है उसको भी, वो तो जिंदा ही है पर उसको भी जला दिया जाता था। इसे हम बोलते थे सती प्रथा। पर्दा प्रथा जो आज भी हमारी इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट करती होगी। हो सकता है जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है उसकी मम्मी भी कहीं ना कहीं अपने सर पे पल्लू रखती होगी, और जब भी कोई बड़ा उसके घर में आता होगा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पल्ला रखती होगी, है ना। तो पर्दा सिस्टम था। जिनकी जिनकी भी घरों में आज भी मम्मी साड़ियाँ पहनती हैं और पल्ला रखती हैं, वो कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ मैम मेरी मम्मी करती है। ठीक है, हमारी फैमिली में भी चलता है, पर्दा सिस्टम इज एग्जिस्टिंग। So child marriage was there, sati pratha, parda system and taboo on widow remarriage continued. जो विडो, देखो पहले छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देते थे, और वो छोटी बच्ची अगर विडो हो जाए तो उसकी रीमैरिज हो ही नहीं सकती थी, पॉसिबल नहीं था। बहुत मुश्किल से राजा राम मोहन रॉय ने फाइट कर करके, दयानंद सरस्वती ने कंट्रीब्यूट किया, तब जाके कहीं सती प्रथा खत्म हुई और विडो रीमैरिज कंटिन्यू हुई। ठीक है, मतलब कि हाँ, नाउ इट इज़ अलाउड कि आप भी आप विडो की मैरिज कर सकते हैं। गर्ल्स वर डिनाइड टू एजुकेशन, लड़कियों को पढ़ने का राइट नहीं था, विडो मैरिज नहीं होती थी, चाइल्ड मैरिजेस हो जाती थी, सती प्रथा थी, पर्दा सिस्टम था। तो उस टाइम ऑल इन ऑल हम कह सकते हैं कि हमारा जो हिंदू सिस्टम था बहुत ही कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स था। द नोबेलिटी और एरिस्टोक्रेसी क्लास, है ना, हम नोबेलिटी को पढ़ेंगे बच्चों, इसी को आप एरिस्टोक्रेसी क्लास भी बोलेंगे। जो नॉवेल्स थे उस टाइम में बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, क्योंकि नोबेलिटी के अंदर ही तो कौन आ रहा है बच्चा, किंग आ रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली थे पावरफुल होंगे। मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स वर टर्किश और अफगान। जो नॉबल पीपल थे उसमें मैक्सिमम टर्किश और अफगान थे। दे हैड इंपॉर्टेंट पोजीशन, और जितनी भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस थी वो टर्किश और अफगान्स के पास थी। कुछ गवर्नर थे, कुछ मिलिट्री कमांडर्स थे। सो ऑल इन ऑल नोबेलिटी बहुत पावरफुल ग्रुप था। ठीक है, इसमें बेसिकली टर्किश और अफगान पीपल थे, और जो इम्पोर्टेंट पोजीशन थी लाइक गवर्नर, मिलिट्री कमांडर्स, इनके ऊपर ये किसने अक्वायर कर रखी थी, टर्किश और अफगान्स ने। नोबेलिटीज वर ग्रांटेड लैंड फॉर देयर सर्विसेज, क्योंकि ये जो नोबेलिटी भले वो मिलिट्री कमांडर बना हो या कोई गवर्नर बना हो, ये अपनी सर्विसेज तो दे रहे हैं ना एम्पायर को, तो उनको इन रिटर्न मिलता था लैंड, और उस लैंड ग्रांट को हम बोलते थे इक्ता। फिर से सुनना, द नॉवेल्स वर ग्रांटेड लैंड फॉर देयर सर्विसेज, दीज लैंड वॉज कॉल्ड इक्ता। आई बात समझ में? जो नॉवेल्स थे वो अपनी सर्विसेज जब किंगडम को देते थे तो उनको इन रिटर्न क्या मिलती थी, लैंड, और उस लैंड ग्रांट को ही, उस लैंड को ही हम क्या बोलते थे, इक्ता। ठीक है, नॉवेल्स को उनकी सर्विसेज करने के एवज में, अगेंस्ट में उन्हें क्या मिल जाता था, लैंड, और उस लैंड को ही क्या बोलते थे, इक्ता। द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग ग्रांट ऑफ लैंड केम टू बी नॉन एज इक्तादारी। और ये जो प्रैक्टिस थी जिसके अंदर नोबेलिटी को बड़ी बड़ी ज़मीनें दे दी जाती थी, इक्ता दे दिया जाता था, इसी सिस्टम को हमने बोला इक्तादारी। द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग लैंड come to be known as इक्तादारी। टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 1 मार्क में इक्ता भी पूछा जा सकता है, इक्तादारी भी पूछा जा सकता है। द नॉवल हु रिसीव्ड इक्ताज वर कॉल्ड इक्तादार्स। तो वो नॉवल जिनको ज़मीनें रिसीव होती थी उन्हें बोलते थे इक्तदार, और जो ज़मीन देने का जो सिस्टम था उसे बोला जाता था इक्तादारी, और जो ज़मीन होती थी उसे बोला जाता था इक्ता। वो ज़मीन जो किसी नॉवल को मिली है उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट में, उसे बोला इक्ता। इस पूरे सिस्टम को बोला इक्तादारी, और वो जिस पर्सन को वो ज़मीन मिली है उसे क्या बोलेंगे, इक्तादार, इक्तादार्स। ठीक हुई, एक को तो नहीं मिलेगी, बहुत सारे लोगों को मिलती थी, बहुत सारे मिलिट्री कमांडर्स थे, तो इक्तादार्स। अब क्या होता था स्टूडेंट्स, द नॉवेल्स हु रिसीव्ड इक्ताज वर कॉल्ड, इक्तादार्स हो गया ना, दे कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द फार्मर्स लिविंग ऑन देयर इक्ता। अब ये पर्टिकुलर लैंड मिल गई है, सपोज करो ए को मिल गई है, यहाँ पर बहुत सारे फार्मर्स हैं, तो जो इक्तादार है जिसका नाम है ए, इसकी ड्यूटी होगी अब इन सारे फार्मर्स से टैक्स कलेक्ट करना। आई बात समझ में? टैक्स कलेक्शन की राइट किसके पास आ गए, अब ए के पास आ गए, बिकॉज ही बिकेम इक्तादार ऑफ दैट पर्टिकुलर
लैंड। तो वो अब टैक्स कलेक्ट करेगा, फिर उस मनी का यूज़ करेगा टू मेंटेन देयर लाइफ स्टाइल। ऑब्वियसली बात है, जो इक़्तिदार नॉबल पीपल थे, बहुत ही अच्छे लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते थे। ऑल्सो पे सैलरीज टू द सोल्जर्स अंडर देम। अच्छा, हर इक़्तिदार को कुछ ना कुछ सोल्जर्स मेंटेन करने करने पड़ते थे। उसका जो इक्ता होता था, उसकी जो ज़मीन होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको कुछ सोल्जर्स को मेंटेन करना पड़ता था। जितने भी वो सोल्जर्स मेंटेन कर रहा है, उनकी सैलरी फिर कौन ही देगा बच्चा? वो इक़्तिदार ही देगा, है ना? तो जो भी अमाउंट टैक्स में कलेक्ट करता था, पहले तो उससे वो अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करता, उसके बाद जो भी अमाउंट बचता उससे सोल्जर्स की सैलरी दे देता। इन रिटर्न द इक़्तिदार सप्लाइड ट्रूप्स टू द सुल्तान। अब भाई इसको ज़मीनें क्यों दी हैं? इसकी सर्विसेज के अगेंस्ट में। और जैसे ही सुल्तान को रिक्वायरमेंट होगी, तो ये जो इक़्तिदार हैं, ये अपनी जो ट्रूप्स हैं, ये जो सोल्जर्स हैं जिनको ये मेंटेन कर रहे हैं, ये किसको प्रोवाइड करेंगे? सप्लाई कर देंगे किंग को। तो क्या बात समझ में आई? देखो फिर से समझना, यहाँ है किंग है, किंग ने ए, बी और सी को इक़्तिदारी दे दी, बड़ी बड़ी ज़मीनों के टुकड़े दे दिए। ठीक है, अब सी यहाँ से टैक्स कलेक्ट करेगा, ये फार्मर से, बी इन फार्मर से टैक्स कलेक्ट करेगा, और ए यहाँ के फार्मर से टैक्स कलेक्ट करेगा ना। अब ये टैक्स कलेक्शन के बाद कुछ अमाउंट अपने ऊपर खर्च कर लेंगे। ठीक है, जो बचेगा उससे जो मिलिट्री सोल्जर्स वगैरह जो यहाँ पर ये मेंटेन कर रहे हैं, उनके ऊपर उनकी सैलरीज दे देंगे। पर जब इस किंग को रिक्वायरमेंट होगी, इस सुल्तान को रिक्वायरमेंट होगी आर्मी की, ये सब अपने ट्रूप्स को इनको सप्लाई कर देंगे कि ठीक है, जाओ अब सुल्तान जहाँ बोले उनके अकॉर्डिंग काम करना, उनके लिए लड़ना। आई बात समझ में? पर इस सिस्टम का एक ड्रॉबैक था, वो ये ड्रॉबैक था कि जब सुल्तान की पावर वीक होने लगती, तो ये बहुत सारे इक़्तिदार इंडिपेंडेंट रूलर की तरह बिहेव करने लगते। You're getting my point? See, they are having money. They are even collecting taxes. They are maintaining their armies. They are paying to their armies. So gradually their iqtidars are becoming powerful. So as and when they saw that king is becoming weak, so they started ruling independently. ये जो सुल्तान की जो लॉर्डशिप थी उसको ना मान के इंडिपेंडेंटली रूल करने लग जाते हैं। चलो अब हम बात करेंगे ट्रेड की। तो ट्रेड कैसा था बच्चा? ट्रेड एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी थी। इंटरनल ट्रेड भी होता था, एक्सटर्नल ट्रेड भी होता था। ठीक है, ट्रेड वॉज कैरिड फ्रॉम दिल्ली से ट्रेड लाहौर, लखनौती, दौलताबाद और डिफरेंट प्लेसेस तक होता था। ठीक है, इंटरनल ट्रेड भी होता था, एक्सटर्नल ट्रेड भी होता था। दिल्ली, लाहौर, लखनौती, दौलताबाद, बहुत सारी और दूसरी जगहें थी जहाँ पर ये लोग ट्रेड करते थे। हर टाउन का एक मार्केट था जहाँ पर जो भी गुड्स छोटे छोटी आसपास की जगहों से आते थे, कई बार दूर की जगहों से भी आते थे, वो बॉट एंड सोल्ड कर दिए जाते थे। ठीक हुई बात। आज भी हम लोग देखते हैं कि हम जिस टाउन में रहते हैं वहाँ पर वेजिटेबल्स कहाँ आती थी, कहाँ से आती है? नियर बाय विलेजेस से। तो वैसे ही पहले भी होता था कि जहाँ पर भी मार्केट है, उस मार्केट में छोटे छोटे जो विलेजेस होते थे आसपास के, वो भी अपनी चीज़ों को सेल आउट करने के लिए आते थे। कई लोग बहुत दूर से भी अपनी चीज़ों को सेल आउट करने के लिए आते थे। And do remember two community names of that time, Banyas and Multanis. Banyas और मुल्तानीज उस टाइम की टू मेजर ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ थी। तो हो सकता है 1 मार्क क्वेश्चन में आप बनाए, राइट डाउन टू कम्युनिटीज़ नेम हु वर डूइंग ट्रेड इन बल्क इन सल्तनत पीरियड। बनियाज एंड मुल्तानीज। क्या क्या लिखोगे? बनियाज एंड मुल्तानीज। चलो, इस टाइम में फॉरेन ट्रेड भी बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश कर रहा था। इंडिया के ट्रेड रिलेशनशिप थे चाइना, मलाय आइलैंड, वेस्टर्न सेंट्रल एशिया, ईस्ट अफ्रीका। तो हम किस किस के साथ ट्रेड करते थे? ईस्टर्न अफ्रीका के साथ ट्रेड करते थे, वेस्ट सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड करते थे, मलाय आइलैंड में करते थे, और चाइना के साथ भी हमारे अच्छे ट्रेड रिलेशन थे। ये जो एक्सपोर्ट था इंडिया से, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती थी? हम क्या क्या चीज़ें सेल आउट करते थे? फाइन, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट एंड स्पाइसेस। क्या क्या हम ट्रेड करते थे बच्चा? फाइन टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट, स्पाइसेस। क्या क्या? Fine textile, handicraft, spices. These were the items of export from India. चलो, अब जो दिल्ली के सुल्तान्स थे उनको भी पता था बच्चा, जितना ज़्यादा ट्रेड होगा उतना ज़्यादा ट्रेड से टैक्स कलेक्शन कर पाएंगे, अपने रेवेन्यू अमाउंट को बढ़ा पाएंगे। तो दिल्ली के सुल्तान्स भी ट्रेड को बहुत इनकरेज करते थे।
उन्होंने बिल्ट की रोड्स, क्योंकि ट्रेड के लिए अच्छा कम्युनिकेशन नेटवर्क, अच्छे रोड्स की बहुत इंपॉर्टेंस थी और ये दिल्ली सुल्तान जानते थे। तो उन्होंने बढ़िया बढ़िया रोड्स बनाई। फिर मनी के यूज़ को पॉपुलराइज किया। बिफोर देयर वर बार्टर एक्सचेंज, मतलब चीज़ों के बदले चीज़ें ली जाती थी। आपके पास राइस है, आपको वीट चाहिए, तो आप दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। बार्टर सिस्टम वॉज देयर। सो दे स्टार्टेड पॉपुलराइजिंग द यूज़ ऑफ मनी। इन्होंने मनी के यूज़ को पॉपुलराइज किया। वेट मेजरमेंट के जो सिस्टम थे उनको स्टैंडर्डाइज कर दिया, है ना। वेट मेजरमेंट मतलब मेरे हिसाब से किसी और सिटी के लोगों के हिसाब से विलेजेस में वेट और मेजरमेंट के सिस्टम अलग अलग थे। तो इनको स्टैंडर्डाइज भी किसने किया? सल्तनत दिल्ली सुल्तान ने किया। जो सुल्तान इल्तुतमिश थे उन्होंने तो बचा सिल्वर टंका बनाना स्टार्ट किया, मतलब इल्तुतमिश स्टार्टेड मिंटिंग ऑफ सिल्वर टंक। तो अगर पूछा जाए कि सिल्वर टंका किसने बनवाया है तो क्या बोलोगे? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया? इल्तुतमिश ने सिल्वर चांदी के टंके बनवाए, मतलब क्वाइन बनवाए। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन। कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुल्तान तो भाई ऑल इन ऑल सारी पावर उसके पास थी, सेंट्रल पावर थी वो। तो सुल्तान बहुत पावरफुल था। उसका जो कोर्ट था वो बहुत ही सेरिमोनियल था। वहाँ पर सिजदा हुआ करता था, पायबोज हुआ करता था। ठीक है, जो भी सुल्तान होता था उसके सामने आपको सिजदा करना है, पायबोज करना है। अब आप लोगों को पता है सिजदा और पायबोज क्या होते हैं? पता है क्या किसी भी बच्चे को? सो स्टूडेंट पहले पायबोज का मीनिंग सुनो। किसिंग द फूट ऑफ द सुल्तान। क्या बात समझ में आई? सुल्तान के पैरों को, फूट को किस करना, आ, ये जताने के लिए या एक्नॉलेज करने के लिए, किंग्स सुप्रीमेसी, टू एक्नॉलेज किंग्स सुल्तान सुप्रीमेसी, उन उसके पैरों को किस करना है क्या होता था? पायबोस। तुम्हें लगता है कि ये सिस्टम सही था? पर बलबन ने, घियासुद्दीन बलबन ने ये सिस्टम स्टार्ट किया था कि जो भी मेरे कोर्ट में आएगा ही नीड टू डू पाइबोस। पाइबोस के अंदर क्या होता था? आपको जो किंग है उसके फूट को किस करना पड़ता था, उस उसकी पावर को एक्नॉलेज करने के लिए, है ना, उसकी सुप्रीमेसी को एक्नॉलेज करने के लिए। सेकेंड इज सिजदा। आपको किंग के पास पहुंचने के पहले अपने सर को, मतलब जो हेड है उसको ज़मीन से मतलब हम लोग जो दंडवत प्रणाम जिसको बोलते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा तो अच्छी बात है। बिल्कुल सिर झुका के आपको उसके नीचे, सुल्तान के नीचे अपना फेस लैंड से टच कराना है। ऑल्सो टू एक्नॉलेज द सुप्रीमेसी और द पावर ऑफ द किंग। तो सिजदा में आप सर झुकाएंगे किंग से थोड़ा सा दूर, और पाइबोज में जाके उसके पैरों को किस करेंगे। तो ये जो दोनों सिस्टम थे, ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो थी किसकी? बलबन की। उसके साथ में ही उसने इंट्रोड्यूस किए थे। तो पूछा जाए कि जो सिजदा और पायबोज है ये किसने स्टार्ट किया, तो घियासुद्दीन बलबन ने स्टार्ट किया था। सिजदा में क्या होता है? सर को झुकाना पड़ता है, ज़मीन से टच कराना पड़ता है, और पायबोज में किंग के जो फूट हैं उनको किस करना पड़ता है। सुल्तान सैट ऑन अ थ्रोन, एक जो रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं ना कि राजगद्दी। थ्रोन पे किंग एक रेस्ट प्लेटफॉर्म पे बैठता है। जितने भी प्रिंसेस मिनिस्टर्स हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जितने भी एम्बेसडर्स हैं उनके लिए उस कोर्ट में प्लेस असाइन कर दी गई थी, फिक्स थी। तो अब हम कोर्ट को देखेंगे तो कोर्ट कुछ इस टाइप का होता होगा कि ये रहा रेज्ड प्लेटफॉर्म, यहाँ पर किंग बैठता होगा, यहाँ पर बहुत सारी सीट्स होंगी जो डिफरेंट डिफरेंट एम्बेसडर्स को, मिनिस्टर्स को अलॉटेड होंगी। फिक्स प्लेसेस थी जहाँ पर आपको आके के बैठना होता था। और कुछ लोगों की जो सीट्स थी वो फिक्स थी कि उन्हें खड़ा ही रहना पड़ता था। नहीं नहीं स्टूडेंट, बैठने के लिए तो कुछ था ही नहीं, सबको खड़े ही रहना पड़ता था। जो ये मैं बोल रही हूँ ना कि प्रिंसेस, मिनिस्टर, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, एम्बेसडर्स, इनके लिए फिक्स प्लेसेस होती थी। तो वो बैठने के लिए नहीं होती थी, उनको भी खड़ा ही रहने पड़ता था। तो डू रिमेंबर, एक बार अपने दिमाग से थोड़ी सी दो लाइनें रेस करके फिर से फीड कर लो कि सुल्तान जो था वो एक रेस प्लेटफॉर्म पे बैठता था। पर बाकी के जितने भी बचे हुए लोग हैं, भले वो प्रिंसेस हों, है ना, मतलब राजकुमार हों, मिनिस्टर्स हों, डिपार्टमेंट के हेड हों, एम्बेसडर हों, उन सबको एक फिक्स प्लेस पे खड़े रहना पड़ता था। हद ही थी भाई,
उनको बैठने के लिए भी नहीं बोलता था वो। स्क्राइब्स रिकॉर्डेड द ऑर्डर्स ऑफ द सुल्तान, और सुल्तान जो भी ऑर्डर देता था उसको स्क्राइब्स, अब स्क्राइब्स कौन होते हैं बच्चा? स्किल्ड राइटर्स। हु इज स्क्राइब? स्किल्ड राइटर्स। तो ये स्किल्ड राइटर्स होते थे कोर्ट में, वो जो सुल्तान होता था उसके ऑर्डर को लिख देते थे। ठीक, कोई बात? तो सिजदा पायबोज किसने स्टार्ट किया? घियासुद्दीन बलबन ने स्टार्ट किया। पायबोज में आपको फूट को किस करना है? सिजदा में अपने हेड को लैंड से टच करके उसकी सुप्रीमेसी को एक्नॉलेज करना है। रेस प्लेटफॉर्म पे सुल्तान बैठेंगे, बाकी सब लोगों की फिक्स प्लेस होगी ना, बैठने के लिए नहीं लालो, खड़े होने के लिए स्क्राइब रहेगा जो कि एक स्किल्ड राइटर है, तो जितने भी ऑर्डर होंगे सुल्तान के उन्हें लिखेगा। नाउ डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर देयर, और सारे डिपार्टमेंट्स का जो हेड होता था वो सुल्तान ही होता था। सुल्तान सारे डिपार्टमेंट का हेड होगा। 4 बेसिक और मेन डिपार्टमेंट होते थे जिसे आप पिलर्स ऑफ एम्पायर भी कह सकते हैं। देयर वर 4 डिपार्टमेंट्स और पिलर्स ऑफ द एम्पायर। दीवान ए वजारत, जिसका मतलब था फाइनेंस डिपार्टमेंट। दीवान ए रिसालत, जो रिलीजियस मैटर में डिसीजंस लेता था। दीवान अर्ज, जो मिलिट्री मैटर्स की बातें करता था। दीवान इंचा, जो रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए था। फिर से एक बार, 4 डिपार्टमेंट थे: फाइनेंस, रिलीजियस मैटर्स, मिलिट्री मैटर्स एंड रॉयल करस्पॉन्डेंस। फिर से एक बार मेरे साथ बोलो: फाइनेंस डिपार्टमेंट, रिलीजियस मैटर्स, मिलिट्री मैटर्स डिपार्टमेंट, रॉयल करस्पॉन्डेंट डिपार्टमेंट। ये 4 डिपार्टमेंट थे जिनके जो नेम है वो हैं दीवान वजारत, दीवान रिसालत, दीवान अर्ज, दीवान इंसाफ। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनो बच्चा एंड स्टूडेंट, ये जो वर्ड्स हैं ये किस लैंग्वेज के वर्ड हैं? पर्शियन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज बच्चा? पर्शियन लैंग्वेज। ठीक है। दीवान वजारत, दीवान रिसालत, दीवान अर्ज, दीवान इंसाफ। नाउ मिनिस्टर्स, द सुल्तान सेलेक्टेड नॉबल्स टू हेड डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब आज की तरह नहीं बच्चा कि इलेक्शन के बाद हम लोग लोकसभा पहुंचेंगे, फिर लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे कि हु इज़ सुटेबल फॉर विच पोर्टफोलियो। पहले इलेक्शंस तो होते नहीं थे, तो जो सुल्तान होता था वो नॉवेल्स में से ही बहुत सारे लोगों को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट का हेड बना देता था। द सुल्तान सेलेक्टेड नॉबल्स टू हेड डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, जो कि इलेक्टेड नहीं होते थे, सिलेक्टेड होते थे। हाँ, आज भी यही होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में कौन जाएगा वो सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, बट कहीं ना कहीं वो जो पर्सन होते हैं वो इलेक्ट होके ही वहाँ पर पहुँचते हैं। ठीक है बात? चल छोड़ दो इस बात को, नहीं दिमाग में आ रहा है तो यहाँ समझो कि जो सुल्तान होता था वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट अपने नॉवेल्स को दे देता था। द वज़ीर वॉज द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर को हम क्या बोलते हैं? वज़ीर। आप कभी भी असदुद्दीन ओवैसी, जो AIMIM के जो मिनिस्टर हैं, मतलब जो लीडर हैं AIMI, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी के, वो आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्या ही बोलते हैं? वज़ीर आज़म। सुनना कभी उनकी स्पीचेस को आप। तो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन का नाम क्या था? वज़ीर। ही सुपरवाइज द वर्क ऑफ ऑल ऑफिशियल्स, और वज़ीर का काम था कि जितना भी ऑफिशियल वर्क हो रहा है सबको सुपरवाइज करो। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड रखो, रेवेन्यू कितना पैसा हमारे पास आया और एक्सपेंडिचर कितना हमने खर्च किया। रेवेन्यू, द अमाउंट दैट वाज क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ सुल्तान, एंड एक्सपेंडिचर, जितने भी आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, खर्चे हैं, जितना भी डेबिट होगा वो सब एक्सपेंडिचर। और फिर ये वज़ीर ही देखता था कि किस पर्सन को अपॉइंट करना है डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए, ये सब वज़ीर ही करता था। द काजी, द चीफ जज, चीफ जज को क्या बोलते थे? काजी। काजी कौन होगा बच्चों? चीफ जज। वज़ीर प्राइम मिनिस्टर, काजी चीफ जज, एंड द सुल्तान एडवाइज़र ऑन रिलीजियस इशू। काजी का काम क्या होगा कि जो सुल्तान होगा उसको रिलीजियस इश्यूज़ पे एडवाइस करना। वज़ीर का काम होगा सारे डिपार्टमेंट्स को सुपरवाइज करना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड रखना। फिर काजी जब जब भी सुल्तान बुलाएगा किसी रिलीजियस इशू में डिस्कशन के लिए, काजी वहाँ पर भी पहुँचेंगे। उसके बाद होता था बख्शी, ये पे मास्टर होता था। बख्शी मतलब पे मास्टर, जो आर्मी को पेमेंट करता था। नॉवल, हु हेल्ड द नॉवल, सॉरी, पहली पोजीशन वज़ीर, दूसरी काजी, तीसरी बख्शी जो पे मास्टर है, आर्मी को पे करेगा। जितने भी नॉवल थे जिनके पास
who had the overall charge of the army was called Arize Mumalik. सो स्टूडेंट जो ओवरऑल इंचार्ज होता था, ओवरऑल चार्ज उसके पास होता था आर्मी का, उसके लिए एक डिफरेंट नेम था, वो था आरिजे ममालिक। आरिजे ममालिक वो, और उसके जो ऑफिसर्स जो उसने रिक्रूट किए होंगे, ही एंड हिज ऑफिसर्स रिक्रूटेड इक्विप्ड एंड ट्रेन सोल्जर्स। वो अपने सोल्जर्स को ट्रेन भी करते थे, उनको इक्विपमेंट्स भी देते थे। रिक्रूटमेंट का जो प्रोसीजर था वो भी कौन ही करता था, किसके पास ही था? अरिजे ममालिक के पास ही था। ठीक है, मतलब मिलिट्री में जितने भी रिक्रूटमेंट होंगे वो सुल्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अरिजे ममालिक। आगे चलें। अब कौन सा वो सोशल ग्रुप था बच्चा जो रूलिंग क्लास था? तो वो था एरिस्टोक्रेसी, और आप इसको नोबेलिटी भी बोल सकते हैं। चलो, तो एरिस्टोक्रेसी द सोशल ग्रुप वॉज द रूलिंग क्लास, तो एरिस्टोक्रेसी या नोबेलिटी was the system of granting land to the noble in lieu of service, इक्तादारी। ठीक है, इक्तादारी। इक्तादारी वो सिस्टम था जिसमें सर्विसेज के अगेंस्ट में आपको क्या ग्रांट की जाती थी? लैंड्स। मोहम्मद बिन तुगलक स्टार्टेड द मिंटिंग ऑफ सिल्वर टंका। ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ जरा मुझे। बच्चा फॉल्स आएगा, क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने। किसने स्टार्ट किया था? इल्तुतमिश। नाउ स्टूडेंट्स, वो डिपार्टमेंट जो रॉयल करस्पॉन्डेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो था दीवाने इंचा। फिर व्हाट वाज द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड? वजीर। अभी भी मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के सुप्रीमो हैं या जो लीडर हैं, उनको जब भी सुनोगे ना आप, तो वो वजीर आजम ही बोलते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बोलते नरेंद्र मोदी को। रिलीजन। टू रिलीजियस ट्रेंड्स बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड के टाइम में बच्चा दो रिलीजन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, वो था भक्ति और सूफी मूवमेंट। भक्ति और सूफी मूवमेंट किस टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए? तो सल्तनत पीरियड में। हम इन भक्ति और सूफी मूवमेंट्स को पढ़ेंगे, पर कब पढ़ेंगे बच्चा? चैप्टर नंबर या लेसन नंबर 11 में। नेक्स्ट इज कल्चरल डेवलपमेंट्स। आर्किटेक्चर की बात करेंगे पहले हम। कल्चरल डेवलपमेंट में पहले किसको देखेंगे? आर्किटेक्चर को। जो टर्क्स थे स्टूडेंट्स और जो अफगान्स थे, उन्होंने एक नई स्टाइल, नई टेक्निक ऑफ आर्किटेक्चर को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। टर्क्स एंड अफगान्स इंट्रोड्यूस न्यू स्टाइल्स एंड टेक्निक्स ऑफ आर्किटेक्चर व्हेन फ्यूज्ड विद, किसके साथ फ्यूज करके बच्चा? अच्छा, अब आर्किटेक्चर होता क्या है? ये जो पैलेसेस फोर्ट बन रहे हैं, उनको बनाने का एक तरीका ही क्या कहलाता है बच्चा? आर्किटेक्चर। किसके साथ फ्यूज करके बनाया बच्चा? एग्जिस्टिंग इंडियन स्टाइल को। तो जो अफगान्स थे, टर्क्स थे, उन्होंने फ्यूज किया अपने आर्किटेक्चर स्टाइल को किसके साथ? इंडियन स्टाइल के साथ। और यहाँ पर एक नए आर्किटेक्चर को डेवलप किया, उसका नाम था इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर किस पीरियड में आया बच्चा? सल्तनत पीरियड में आया। ठीक हुई बात। क्या नाम था इसका? इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। पैलेसेस, मॉस्क्यू, फोर्ट, टावर्स वर कंस्ट्रक्टेड इन न्यू स्टाइल। और ये जो इंडो इस्लामिक स्टाइल था, इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे पैलेसेस बनाए गए, मॉस्क्यू मस्जिद बनाई गई, किले फोर्ट बनाए गए, टावर्स बनाए गए। ठीक है, अफगान और टर्किश आर्किटेक्चर को इंडियन स्टाइल के साथ फ्यूज करके एक नए स्टाइल को डेवलप किया जिसका नाम था इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और इसके अकॉर्डिंग ये पैलेसेस, महल, मॉस्क्यू मस्जिद, फोर्ट, किले, टावर्स आदि बनाए गए। So student, I am ending this video here only. We'll discuss the features of this architecture style in the next video, that will be part 2. Okay. If you have any doubt, any problem, do write in comment section.